Hello everyone, very welcome to this chapter 1 of history of class 9 जिसका नाम है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। मेरा नाम है अक्षत और बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम लोग अपने सीधे चैप्टर 1 के पेज नंबर 1 पर, जो कि है फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। और इस बुक का ना पहला लाइन ही स्टार्ट होता है कि ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789 द पेरिस वाज इन द अलार्म। अब क्योंकि पेरिस में बहुत ज़्यादा इश्यूज क्रिएट हो रहे थे, तो इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टॉपिक को ना, पूरे चैप्टर को मैंने टॉपिक और सब टॉपिक में डिवाइड किया है। टॉपिक रहेगा कॉजेस, इवेंट्स और टाइमलाइन और उसके रिजल्ट्स, और उसी के साथ साथ हम अपने सब टॉपिक को भी कवर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि और भी नए नए हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस क्लास 9 और 10 के लिए आते रहें और आप हमेशा एसएसटी से अपडेटेड रहो। तो अगर आप चाहते हो कि यार आपको भी एसएसटी से प्यार हो जाना, तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, एसएसटी धोखा नहीं देगी। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम चलते हैं अपन कॉजेज ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन की ओर। तो यार कॉजेज जो है ना, मैंने उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है कम्प्लीटली। पहला है द सोशल इनइक्वालिटी। अगर आपने कभी पढ़ा होगा कि सोशल मतलब जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, फ्रेंच सोसाइटी थी ड्यूरिंग द अर्ली 19th या 18th सेंचुरी, जो सोसाइटी था ना उसको डिवाइड किया गया था बिटवीन 3 पार्ट, द फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड द थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट जो है उसको हम लोगों ने नाम दिया था क्लर्जी का, सेकेंड स्टेट वॉज द नोबिलिटी, और थर्ड स्टेट को तो ऑब्वियसली बात है उसका नाम थर्ड स्टेट ही था। अब इशू यहाँ पर ये हो गया था ना कि जो सोशल इनइक्वालिटी था वो मेजरली था टैक्स के ऊपर, क्योंकि जो थर्ड स्टेट थी ना वही सिर्फ टैक्स को पे किया करती थी। देयरफॉर दे वर ओनली द टैक्स पेयर्स, और सबसे ज्यादा एजुकेटेड भी हमारे जो है थर्ड स्टेट के ही मेंबर्स हुआ करते थे। यहाँ पर आपको लॉयर्स, टीचर्स, प्रोफेशनल, मर्चेंट, स्मॉल बिजनेसमैन, बिग बिजनेसमैन, एवरीथिंग देखने को मिल जाएंगे। और जो क्लर्जी है ना, वो थर्ड स्टेट से एक तरीके की टैक्स लिया करती थी जिसका नाम था टिथेस, और नोबैलिटी जो है वो भी एक तरीके का टैक्स लिया करती थी जिसका नाम था टैली। जो टैली है वो सीधा स्टेट के पास जाता था, स्टेट ट्रेजरी में जाता था, और ये टिथेस जो है ये चर्च के पास जाया करता था। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा किंग। ठीक है, और पुराने टाइम पे किंग को ना वॉज मतलब इस तरीके से देखा जाता था कि ही इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ गॉड। ठीक है, वो जो है एक मैसेंजर है गॉड का, इसीलिए उसको बहुत ही ज्यादा डिवाइन माना जाता था। और इसी के अगेंस्ट जो है बहुत सारे जो हमारे एक तरीके से एनलाइटनमेंट थिंकर्स, फिलोसोफर जो है वो सोसाइटी में सामने आने को हम लोगों को देखने मिल जाएंगे। फिर आता है हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज या इकोनॉमिक हार्डशिप, जो कि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पीक पर था उस टाइम पे। ठीक है, जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे 1789 के आसपास, क्योंकि वहाँ पर डेट था लुई 16 के कारण, एक्स्ट्रावेजेंट स्पेंड था किसके कारण। यहाँ पर आप लोगों को एक महिला दिख रही होगी, एक मैडम दिख रही होंगी, जो कि है मैरी एंटोनी। अब ये मैरी एंटोनी जो है, इनके साथ उनका रिश्ता था क्योंकि मैरी एंटोनी वाज द वाइफ ऑफ लुई 16, और इनका जो एक्स्ट्रावेजेंट स्पेंड है, क्यों? क्योंकि उनको बहुत ही ज़्यादा लैविशिंग लाइफ चाहिए रहता था, उनको बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस लाइफ चाहिए रहता था कंफर्ट के साथ। तो क्योंकि उनका स्पेंड बहुत ज़्यादा हुआ करता था, लुई 16 के ऊपर ऑलरेडी 1 बिलियन लाइवर, यहाँ पर एक वर्ड में लिख रहा हूँ लाइवर, वो क्या है मैं अभी आगे बताऊंगा। तो 1 बिलियन लाइवर का भी डेट था, और टैक्स बर्डन तो था ही। और टैक्स बर्डन मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि किसके ऊपर रहता था, हमेशा थर्ड स्टेट के ऊपर भी। तो दिस वाज आल्सो द मेन रीजन जिसके कारण फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। फिर आते हैं हम लोग थर्ड अपने पॉइंट के ऊपर, दैट वाज द इन्फ्लुएंस ऑफ द एनलाइटनमेंट। देखो, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम में ना देयर वर मेनी इन्फ्लुएंसर, जहाँ पर मैंने फोटोज भी लगा कर रखे हैं। लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे 3 फिलोसोफर जो है उन्होंने बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोल प्ले किया। पहला है जॉन लॉक, उसके बाद है मॉन्टेस्क्यू, इनका पूरा नाम है चार्ल्स लुइस मॉन्टेस्क्यू, और मॉन्टेस्क्यू भी बोल सकते हो, आपको जिस तरीके से प्रोनाउंसिएशन करना है वैसे आप कर सकते हो, फील फ्री टू डू इट। और उसके बाद है हमारा रोशू। ठीक है, इसके बारे में डिटेल हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चौथा पॉइंट जिसके कारण फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ वो था फाइनेंशियल क्राइसिस, क्योंकि जो लुई 16 है ना वो पूरी तरीके से बैंकरप्ट होने के कगार पे था 1780s के आसपास। क्यों? क्योंकि ये दूसरे के वॉर्स में ना स्पेंड बहुत ज्यादा करता था। सेकंड, उसके ऊपर ऑलरेडी डेट बढ़ते जा रहा था, 2 बिलियन प्लस लाइवर के ऊपर इसका डेट हो चुका था। फिर से यहाँ पर एक वर्ड का यूज हुआ है जो कि लाइवर। अब वो क्या है यहाँ देखते हैं। लाइवर जो है ना, इट वाज अ करेंसी ऑफ फ्रांस बिफोर 1784। तो करेंसी जो था फ्रांस का उसका नाम था लाइवर। क्लियर? अब
क्योंकि डेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा था और इसने ऑलरेडी बहुत लोगों से, इन दोनों ने ही बहुत लोगों से लोन लेके रखे हुए थे। अब लोन का इंटरेस्ट भी इंक्रीज कर दिया गया था लुई 16 के लिए, क्योंकि जो लेंडर्स है, मनी लेंडर्स है, उनको भी तो अपना पैसा वापस चाहिए ना, है ना। तो उन्होंने भी इंटरेस्ट को बढ़ा करके 10% का कर दिया था। ये नंबर आप लोग याद रख सकते हो, नेसेसरी नहीं है। जहां तक बात रही डेट्स की, हिस्ट्री को बहुत लोग डेट्स के कारण पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन डेट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारी टाइमलाइन होती है। मैंने हमेशा अपने बच्चों को बताया है कि टाइमलाइन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नॉट डेट। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डेट नहीं आता है। हाउएवर आप लोग छोटे क्लास में हो तो एमसीक्यू में डेट्स आ सकते हैं। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो कि आप लोग याद कर लेना, जो आपको नेक्स्ट पेज पे देखने को मिल जाएगा। लेट्स गो। अब ये है हमारा टाइमलाइन ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है, मैं यहाँ पे छोटा कर दे रहा हूँ, आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ ही तो पूरा हमारा क्या होगा, चैप्टर आगे बढ़ेगा। तो ये आप लोग अभी स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट के बारे में बात करते हैं जिससे बहुत सारे लोग जो है ना डरते हैं, एक तरीके से बहुत सारे स्टूडेंट्स को घबराहट होती है कि सर ये सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। देखो, सब्सिस्टेंस क्राइसिस कुछ नहीं होता। सब्सिस्टेंस क्राइसिस ना वो एक तरीके का फिनोमिना है, एक तरीके का पीरियड है जहाँ पर लोग जो है ना भूख के कारण मरने लगते हैं, यानी पीपल डाई ड्यू टू स्टारवेशन। ठीक है, स्टारवेशन के कारण लोगों की डेथ होने लगती है और उसी को तो सब्सिस्टेंस क्राइसिस बोलते हैं। सब्सिस्टेंस क्राइसिस का रीजन क्या था? रीजन उस टाइम पे एक ही था, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत हाई हो रही थी। बिटवीन 1715 एंड 1789 जो फ्रांस की पॉपुलेशन है 23 मिलियन से बढ़ कर 28 मिलियन हो गई थी। अब बहुत ही छोटा सा और बहुत ही कॉमन सेंस वाला हम लोग एक इकोनॉमी का क्लास करेंगे, 5 से 30 मिनट का होगा, 50 से 30 सेकंड का वो। चलो देखते हैं क्या है वो, कि अगर डिमांड, किसी भी चीज़ की डिमांड अगर ज़्यादा है और सप्लाई नहीं है, सप्लाई कम है, तो क्या होगा? डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो ऑब्वियस सी बात है उस चीज़ का प्राइस जो है वो क्या हो जाएगा? महंगा हो जाएगा। इट विल बिकम एक्सपेंसिव। ठीक है, अब क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई है, ठीक है, तो लैंड की अवेलेबिलिटी क्या होगी? वो कम होगी। लैंड की अवेलेबिलिटी कम होगी तो एग्रीकल्चर भी क्या होगा? कम होगा। एग्रीकल्चर कम होगा तो क्या होगा? फूड की प्राइसेस बढ़ जाएगी। तो इसी के कारण तो सब्सिस्टेंस क्राइसिस आया। यहाँ पर भी मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा कि व्हाट इज द स्टेप्स ऑफ सब्सिस्टेंस क्राइसिस। क्लियर? फिर हम लोग आगे देखते हैं। ये जो प्रोडक्शन का मैंने चार्ट बनाया है, ये चार्ट है प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप्स। ठीक है, स्टार्टिंग में ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे, पीरियड पे, सब्सिस्टेंस क्राइसिस के टाइम पे ना जो प्रोडक्शन था, किसका प्रोडक्शन? एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, वो स्टेबल नहीं था। स्टेबल नहीं होने के साथ साथ क्योंकि लुई 16 के ऊपर टैक्स बहुत ज़्यादा था और टैक्स का इंटरेस्ट जो है वो भी बढ़ा दिया गया था, 10% कर दिया गया था। अब लुई 16 के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा ना कि वो पैसा पे कैसे करे, सो उसको टैक्स बढ़ाना पड़ा और हायर टैक्स हो गए। हायर टैक्स के कारण वेजेस भी फिक्स हो गए। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, वर्किंग फोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन काम करने की मतलब उतने काम अवेलेबल ही नहीं है जितने ज़्यादा लोग काम करने के लिए अवेलेबल है। तो इसके कारण वेजेस को भी कहीं ना कहीं फिक्स कर दिया गया और ये भी कहीं ना कहीं रीज़न था सब्सिस्टेंस क्राइसिस के लिए। अब सब्सिस्टेंस क्राइसिस होता कैसे, यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। चलिए, स्टेप्स क्या है? पहला, सबसे पहले जो है क्रॉप फेलियर होना चालू हो जाएगा, ये रहा। ठीक है, अब क्रॉप फेलियर होगा तो व्हाट विल हैपन? जो फूड के प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। क्रॉप फेलियर ज़रूरी नहीं है कि किसी भी कारण से हो सकता है। क्रॉप फेलियर मेजरली तो उस टाइम पे नेचुरल कैलामिटी के कारण होता था। दैट वाज ऑफ नेचुरल कैलामिटी। ठीक है, नेचुरल कैलामिटी के कारण क्रॉप फेल हो जाता था, या पॉपुलेशन अगर ग्रो करेगी तो लैंड की एग्रीकल्चरल जो लैंड है वो भी तो कम हो जाएगा। सो वो भी कहीं ना कहीं क्रॉप फेलियर का ही रीज़न है कि क्रॉप की अवेलेबिलिटी, जो यील्ड है हमारा, वो कम हो जाएगा। फूड के प्राइसेस ग्रो हो जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है लोग खोजने लगेंगे कि खाना कहाँ है, टेस्ट कहाँ है। क्लियर? फिर हम लोग बात करते हैं, अब क्योंकि खाना अवेलेबल नहीं है, फूड उतना अवेलेबल नहीं है, तो पीपल विल स्टार्ट टू प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो। अब क्योंकि प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फूड अवेलेबल नहीं है, तो इट विल डायरेक्टली लेड टू द मैल न्यूट्रिशन, और कहीं ना कहीं ये वाला जो सीन है या मैं हम वाला, यानी कि लोग मरने लगेंगे। तो यही सिनारियो, यही फिनोमिनन हमारा क्या है? सब्सिस्टेंस क्राइसिस का पीरियड कहलाता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा द ग्रोइंग मिडिल एज एनविसेजेस एंड एंड टू द प्रिविलेजेस, कि मिडिल क्लास जो है अब ये ग्रो करने लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आ जाएंगे आपके फिलोसोफर्स,
ठीक है। और फिलोसोफर का काम रहेगा लोगों को एनलाइटन करना, जैसे गौतम बुद्ध को जो है एनलाइटनमेंट मिली थी, वही सेम काम यहाँ पर फिलोसोफर्स भी करेंगे मिडिल क्लास के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, ये एक ट्रिक है आपको याद करने का, इसका नाम है जॉन लॉक। ठीक है, तो यहाँ ताला बना हुआ है। जॉन लॉक डेट टाइमलाइन आप देख सकते हो 1632 से 1704। इनका ये कहना था कि गवर्नमेंट की जो पावर है ना, इट शुड बी लिमिटेड, ठीक है, एंड ही वाज अगेंस्ट डिविनिटी ऑफ द किंग। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि पुराने टाइम में जो किंग है उसको भगवान का एक मैसेंजर माना जाता था, ठीक है, भगवान को रिसेंबल करने के लिए माना जाता। तो इस तरीके से गवर्नमेंट की पावर को ये चाहता था कि लिमिट कर दिया जाए। इसके साथ साथ पीपल शुड हैव नेचुरल राइट्स, उनके पास नेचुरल राइट्स होने चाहिए, जैसे कि लाइफ, लिबर्टी एंड द प्रॉपर्टी। ये सारी कुछ चीजें हैं जो कि बहुत ही बेसिक राइट्स हैं, और ये चीज जॉन लॉक का कहना था। ये वाले क्वेश्चंस एमसीक्यू में और क्वेश्चन आंसर में भी आते हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से नोट कर लें, ठीक है। फिर मॉन्टेस्क्यू, जिसका पूरा नाम है चार्ल्स लुइस मॉन्टेस्क्यू, 1689 टू 1755। अब ये कहता है ना कि पावर जो है गवर्नमेंट का, इट शुड बी सेपरेटेड इनटू डिफरेंट ब्रांचेस, ठीक है। आज हम भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अगर देखें ना, तो पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड, जिसको सिविक्स के चैप्टर 2 में, क्लास 2 में हम लोग पढ़ेंगे, क्लास 10 का ये, सॉरी क्लास 10 सीबीएसई चैप्टर 2 ऑफ सिविक्स, जिसका नाम है फेडरलिज्म। वहां पर ही ये बताया गया कि पावर इज शेयर्ड बिटवीन द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। तो ये जो मॉडल है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही लिया गया है, जहां पर ये बताया जाता है कि द पावर ऑफ द गवर्नमेंट शुड बी सेपरेटेड, ठीक है, इट शुड बी इट शुड बी सेपरेटेड इनटू सेपरेट ब्रांचेस, ताकि एक इंसान के पास ज्यादा पावर ना रहे, टू लिमिट द पावर। तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। फिर आते हैं हमारा रोशो, जीन जैक रोशो, 1712 टू 1778। इनका ये कहना है कि गवर्नमेंट शुड एक्सप्रेस द विल ऑफ द पीपल। इन्होंने एक किताब लिखी थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट करके, ठीक है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में ये बताया गया ना कि गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में कहीं ना कहीं एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए कि वी विल वर्क फॉर ईच अदर, ठीक है, ताकि गवर्नमेंट को भी तो राइट चाहिए ना कि वो एक तरीके से लॉ को एनफोर्स कर सके और लॉ को क्रिएट कर सके। यहीं पे लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का काम आता है। लेजिस्लेचर एल फॉर लॉ मेकर, और एग्जीक्यूट करने वाला यानी लॉ को एग्जीक्यूट करने वाला वो एग्जीक्यूटिव हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी कुछ चीजें हैं। यहाँ पर एक छोटा सा फिगर भी है कि इट रिफ्यूजेस द डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क, यानी ये जो ताज है, मोनार्क है, उसके अगेंस्ट है ये कौन, हमारा जॉन लॉक। फिर आते हैं हमारा द स्पिरिट ऑफ द लॉ। यहाँ पे बोला जाता है द डिवीजन ऑफ पावर, पावर को जो है एक इंसान के हाथ में नहीं रखा जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो डिक्टेटरशिप हो जाएगा, टोटलिटेरियन गवर्नमेंट हो जाएगी। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट बोलता है कि नहीं भाई, लोगों को वोट देना जरूरी है, क्योंकि वोट आप नहीं दोगे तो आप गवर्नमेंट को राइट नहीं दे रहे हो टू क्रिएट एंड एनफोर्स द लॉज। क्लियर। तो ये था हमारा द ग्रोइंग मिडिल क्लास एनविसेजेस एंड एंड टू द प्रिविलेजेस। तो ये जो चीज है ना कहीं इट वर्कड एज ए स्पार्क, है ना। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में ये आग देने वाला काम किया इन तीनों फिलोसोफर ने। अब यही चीज आगे बढ़ करके बिकेम द रीजन फॉर द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन, ठीक है। लुइस 16 जो है वो प्लान कर रहा था कि टैक्स को ज्यादा करना चाहिए। अब क्यों ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी बताया उसके ऊपर इतने ज्यादा डेट थी पहले से। उनकी वाइफ जो है अभी भी मैरी एंटोनी जिनका नाम था, उनकी जो एक्स्ट्रा वेजेंट इतनी ज्यादा स्पेंड थी पुराने टाइम में भी, आज के टाइम पे भी, दोनों ही अपने जो हस्बैंड होते हैं वो महिलाओं की शॉपिंग से परेशान थे। तो आज भी यही चीज हो रहा है, ठीक है, और पहले भी वही था। तो 5 मई 1789 लुइस 16 कॉल्ड एन असेंबली ऑफ द स्टेट जनरल्स। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज समझने की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो किंग था ना, वो टैक्स बढ़ाने के लिए सिर्फ मीटिंग बुला सकता था, याद रखना। अब मीटिंग के नाम से आपको एक चीज याद आ रहा होगा, मीटिंग करिए, मीटिंग। तो जो भी है, लुइस 16 जो है वो कहीं ना कहीं सिर्फ मीटिंग बुला सकता था। किसकी मीटिंग भाई, एक असेंबली होती थी स्टेट जनरल्स की, उसकी मीटिंग बुला सकता था। टैक्स बढ़ाना है कि नहीं वो स्टेट जनरल क्या किया करते थे, डिसाइड किया करते थे, ठीक है। 5 मई 1789 को जो है लुइस 16 ने असेंबली बुलाई, किसकी, स्टेट जनरल्स की, और उन्होंने सोचा कि भाई चलो टैक्स को थोड़ा बढ़ाया जाता है। बट व्हाट हैपेंड,
जो एक्टिव सिटीजन्स है, यहाँ पर आ जाता है थोड़ा ट्विस्ट। द एक्टिव सिटीजन्स वर आस्क्ड टू वोट। एक्टिव सिटीजन्स को बोला गया कि चलिए आप वोट करिए। अब यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी आ रहा है, दैट इज द एक्टिव सिटीजन। अब एक्टिव सिटीजन क्या है, ध्यान से समझना। फ्रेंच रिवॉल्यूशन टाइम पे दो टाइप के सिटीजन हुआ करते थे। एक होते थे हमारे एक्टिव सिटीजन्स, एक होते थे हमारे पैसिव सिटीजन्स। अब एक्टिव पैसिव हम लोगों ने इंग्लिश ग्रामर में पढ़ा है, लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या है? एक्टिव सिटीजन का मतलब होता है ऐसे लोग जो कि मेन है, मेन जिनके पास लैंड है, जो कि कहीं ना कहीं एरिस्टोक्रेट्स हैं, ठीक है, और उनका एज 25 साल के ऊपर है। 25 या 21 या 25 है, उसके ऊपर है। तो दोज वर द एक्टिव सिटीजन। और इसके अलावा जितने भी लोग हैं, यानी कि लैंडलेस पीपल, लैंडलेस मेन, वुमेन, चिल्ड्रन, ये सारे कहीं ना कहीं क्या हो जाते थे भाई, पैसिव सिटीजन हो जाते थे। और थर्ड स्टेट के मैक्सिमम लोग पैसिव सिटीजन ही हुआ करते थे, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि भैया चलिए आप लोग वोट दे दीजिए। लुई 16 के स्टेट जनरल्स ने बोला कि वोट दीजिए कि टैक्स बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है। सो थर्ड स्टेट ने बोला, थर्ड स्टेट आस्क्ड वोटिंग मस्ट बी कंडक्टेड बाय द असेंबली एज अ होल। क्योंकि वहां पर होता क्या था, देखो, ये हमारे क्लर्जी, ये हैं हमारे थर्ड स्टेट के लोग, ये हमारे नोबिलिटी। यहाँ पर सिर्फ 300 मेंबर्स थे, ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। जो मीटिंग हो रही थी उसमें सिर्फ 300 मेंबर्स थे। और आप लोगों ने अगर एक बार भी चैप्टर पढ़ा है तो थर्ड स्टेट के 600 मेंबर्स थे। यानी कि अगर वोटिंग होती तो इनका 1 वोट है और इनका 1/2 वोट है, तभी तो उस तरीके से इक्वल माना जाता ना। अगर थर्ड स्टेट वाले लोग 2 वोट देते और क्लर्जी नोबिलिटी 1 वोट देते तो दोज वर इक्वल। तो इसके ही अगेंस्ट किसने, थर्ड स्टेट के लोगों ने क्या सोचा कि नहीं भाई, वोटिंग शुड बी डन एज अ होल। पूरी असेंबली का जो वोटिंग होगा वो एज अ होल होना चाहिए। अब ये जो डिमांड है वो किंग ने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। और इसीलिए थर्ड स्टेट के लोग उसी दिन उसी टाइम पे मीटिंग से निकल के चले जाते हैं, दे लीव द मीटिंग, ठीक है। और उन्होंने बोला कि विल नॉट वोट। अब इसके बाद आता है ट्विस्ट कि सेम उसके अगले ही दिन 5 मई के बाद कुछ दिन बाद इन 20 जून 1789 वहां पर होता है एक टेनिस कोर्ट ओथ, ठीक है। कहां पर, ऑन द ग्राउंड ऑफ द वर्सैलीज, ठीक है, जिसको लीड कर रहे रहते हैं कौन, 2 जन जिनका नाम था मिराबियो और एबिसेइस। ये 2 लोग लीड करते हैं, किसको लीड करते हैं, हमारे टेनिस कोर्ट ओथ को। और उन्होंने फ्रांस को डिक्लेयर कर दिया एज खुद को डिक्लेयर कर दिया, आई एम सो सॉरी, खुद को डिक्लेयर कर दिया एज ए नेशनल असेंबली। अब ड्यू टू वेरियस रीजन पीपल गॉट एंग्री। बहुत सारी रीजन था जिसके कारण पीपल जो है एंग्री हो गए थे। अब रीजन अगर मैं गिनाने जाऊंगा तो वहां पर मैं बताता हूँ, डेट, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स, लोन्स, ठीक है, हाई वर्किंग आवर। हाई वर्किंग आवर के साथ साथ क्या था भाई, बैड वर्किंग कंडीशन। बैड वर्किंग कंडीशन के साथ क्या था भाई, लो वेजेस, बैड हार्वेस्ट। तो ये सारी कहीं ना कहीं रीजन थी जिसके कारण क्या हुआ, पीपल गुस्सा हो गए। और अब आते हैं हम लोग अपने चैप्टर के पहले पेज पे, जहां पर बोला जाता है ऑन 14 जुलाई 1789 द स्टेट ऑफ पेरिस वाज इन अलार्म। यानी कि यही तो है हमारा बेस्टाइल पे अटैक। 14 जुलाई 1789 पीपल अटैक द बेस्टाइल, ठीक है। यहाँ पर बेस्टाइल पे अटैक हो जाता है और यहाँ से कहीं ना कहीं चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं हमारे फ्रांस में। अब व्हाट हैपेंड यहाँ देखते हैं। ऑन 4 अगस्त 1789, कुछ जो डेट मैं बता रहा हूँ वो सारी चीजें आप लोग नोट करते जाइए। 4 अगस्त 1789 द असेंबली पास अ डिक्री। व्हाट डज अ डिक्री मीन? डिक्री मीन्स एन ऑफिशियल ऑर्डर। यहाँ पर एक ऑर्डर दिया जाता है जहाँ पर फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश कर दिया जाता है। फ्यूडल सिस्टम को बोला जाता है चलो हट जाओ यहाँ से। टैक्सेस जो को भी जो है वो अनइक्वल टैक्सेस को हटा दिया जाता है। प्रिविलेजेस ऑफ द क्लर्जी वो सब वो हटा दिया जाता है। और जो टिथेस दिया करते थे, जो टैक्स दिया करते थे, टिथेस कमेंट करके बताना जरूर कि ये कौन लेता था, दिस टैक्स वाज टेकन बाय होम। ये चारों चीज़ों को अबॉलिश कर दिया जाता है। और जब इन सब का प्रॉपर्टी सीज किया जाता है टोटल, तो इट वाज नियर अबाउट 2 बिलियन लाइवर। लाइवर का मतलब मैंने बता दिया धनराशि। कब? फ्रांस की
old currency that was livre. Clear? अब slowly फ्रांस started to become a constitutional monarchy. ठीक है, ये constitutional monarchy के रूप में चेंज होने लगता है, बनने लगता है. The National Assembly drafted a constitution in 1781. तो फर्स्ट टाइम नेशनल असेंबली ने क्या बनाया भाई, यहाँ पर बनाया अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन. एंड इट वॉज काइंड ऑफ मतलब ग्रेट लीप होता है ना कि जहाँ पर मोनार्की था वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बना है. तो इट वॉज अ ह्यूज डेवलपमेंट आउट देयर. फिर पावर सेपरेशन जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया. पावर को जो है सेपरेट किया गया बिटवीन द लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशरी. पुराने टाइम पे जो लेजिस्लेचर है उसके पास ज़्यादा ताकत हुआ करता था, लेकिन आजकल के टाइम पे जुडिशरी के पास ज़्यादा ताकत है. ये चीज़ याद रखना. अब यहाँ पर एक चीज़ है दैट द UAS वॉज इंट्रोड्यूस्ड. UAS का मतलब होता है आजकल हमारे इंडिया में UAF है, वेयर F स्टैंड्स फॉर फ्रेंचाइज, यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी एनीवन हु इज अबव 18 कैन वोट. लेकिन यहाँ UAS में ना S का मतलब होता है यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज. सफरेज का मतलब ही होता है राइट टू वोट, लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशंस होते हैं. यानी कि अ पर्सन शुड बी ऑफ 25 ईयर्स प्लस ही शुड पे टैक्स इक्वल टू द 3 days ऑफ द लेबर वेज. यानी लेबर के वेज का जो 3 दिन का अर्निंग है उसके बराबर अगर वो टैक्स पे कर रहा है तो ही वो क्या कर पाएगा, वोट दे पाएगा. और बाकी जितने भी बचे थे और वुमेन दे वर टर्म्ड एज द पैसिव सिटीजन, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया. क्लियर? अब क्योंकि यहाँ पर चेंजेस आ रही थी, इश्यूज भी आ रहे थे, क्योंकि लुई 16 अभी तक जिंदा था और लुई 16 ऑब्वियसली उसको दिख रहा है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है तो उसकी पावर कहीं ना कहीं डाउन हो रही है. तो वो ऑब्वियसली बात है कहीं ना कहीं अपने पावर को वापस रिस्टोर करने के लिए कुछ तो खुरापाती दिमाग लगाएगा. सो व्हाट यूज्ड टू हैपन, लुई 16 एंटर्ड इनटू अ सीक्रेट नेगोशिएशन विद द प्रूशियन किंग. यहाँ पर आती है थोड़ी सी ट्विस्ट कि लुई 16 जो है वो कहीं ना कहीं एक सीक्रेट नेगोशिएशन में आ जाता है. किसके साथ? प्रूशियन किंग्स के साथ. अब क्या होता है उसके बाद होता है द वॉर विथ द ऑस्ट्रिया एंड द प्रूशिया. इस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ना. ऑल्दो किंग लुइस हैड साइंड द कॉन्स्टिट्यूशन को साइन कर चुका था, लेकिन फिर भी ही एंटर्ड इनटू अ सीक्रेट नेगोशिएशन विद द किंग ऑफ द प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया. दोनों के किंग के साथ एक सीक्रेट नेगोशिएशन पे ये आया था. कौन? लुइस 16. रूलर्स ऑफ द अदर नेबरिंग कंट्रीज वर वरीड अबाउट द रिवॉल्यूशन इन फ्रांस. क्योंकि फ्रांस में क्या हो रहा था भाई, रिवॉल्यूशन हो रहा था. बिल्कुल हो रहा था. क्या रिवॉल्यूशन हो रहा था? दे वर डिमांडिंग कॉन्स्टिट्यूशन, दे वर डिमांडिंग ऑफ द रिपब्लिक फ्रांस, कि फ्रांस जो है पूरी तरीके से क्या हो जाए भाई, फ्री हो जाए, रिपब्लिक हो जाए. एंड फियर्ड, और उनको यही चीज का तो डर था कि पीपल जो है ऑब्वियसली बात है द किंग, जो किंग है उसको भी कहीं ना कहीं अटैक कर देंगे. और यही तो होता है. अभी आगे हम लोग जानते हैं कि क्या होता है. Same चीज the National Assembly voted in April 1992 and declared the war against the Prussia and Austria. अब क्योंकि किंग लुई 16 जो है एक सीक्रेट नेगोशिएशन पे था प्रूशियन किंग के साथ, तो इसीलिए नेशनल असेंबली ने क्या किया, 1792 के अप्रैल मंथ में एक वॉर डिक्लेयर कर दिया अगेंस्ट द प्रूशियन ऑस्ट्रेलिया. और इसी के साथ इसी टाइम पे हम लोगों ने बहुत सारे क्लब्स के बारे में सुना था, सीक्रेट सोसाइटीज के बारे में सुना था. और उस टाइम पे सबसे ज्यादा फेमस हुआ था दैट वाज ऑफ द जैकोबिन क्लब. ठीक है, ये चीज एकदम याद रखना कि जैकोबिन क्लब वाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस पॉलिटिकल क्लब्स स्टार्टेड ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन. अब क्योंकि इनको अलग दिखना था, क्योंकि दे वर डूइंग रिवॉल्यूशन, दे वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द किंग, अगेंस्ट द मोनार्क. तो अब ये अपने आप को अलग कैसे दिखाएंगे, है कि नहीं. वहीं पे जैकोबिन क्लब्स के कुछ अलग क्लोथ्स आते हैं. दे स्टार्टेड वेयरिंग अ लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउजर, ताकि वो खुद को एक तरीके से भीड़ से अलग दिखा पाए. जो मेन थे दे वर फ्री टू वियर अ रेड कैप. रेड कैप डिनोट करता था लिबर्टी, लेकिन वुमेन को रेड कैप अलाउ नहीं करते थे पहनने का, क्योंकि अभी तक वुमेन को जो है सोसाइटी में इंफीरियर ही समझा जा रहा था, जो कि गलत था. ठीक है, फिर व्हाट हैपेंड, जो जैकोबिन क्लब्स के जितने भी मेंबर थे ना, दे वर लेस प्रॉस्परस. ठीक है, कोई शू मेकर था, कोई वॉच मेकर था, कोई आर्टिस्ट था, कोई आर्टिसन था, कोई पीसेंट था, इस तरीके से. और यही जैकोबिन क्लब आगे जाकर के इसका नाम चेंज हो जाता है टू सैंस क्लूट्स. ठीक है, या सैंस
कल्ट्स, जो आप लोग को पढ़ने में इजी पड़े वैसे आप याद कर लो। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू में आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, और अगर आप अपने आंसर में इसको कहीं ना कहीं जोड़ देते हैं तो आपके आंसर की क्वालिटी डेफिनेटली इंक्रीज होनी ही है। ठीक है, अब इसके बाद जैकोबिन जो है वो क्या करता है, स्टॉर्म द पैलेस ऑफ द ट्यूलरीज, यानी कि अटैक कर देते हैं प्रूशियन और ऑस्ट्रियन किंग में, क्योंकि मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले क्या हो रहा था, व्हाट वाज हैपनिंग, कि उन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दिया था अगेंस्ट द ऑस्ट्रियन एंड प्रूशियन किंग। अब यहाँ पर इन द पैलेस ऑफ ट्यूलरीज दे मैसेकर्ड द किंग्स गार्ड एंड हेल्ड देम एज होस्टेज। अब इसको किडनैप कर लिया भाई, बताइए बताओ, रिवॉल्यूशन इस लेवल तक का होता है कि किंग को ही किडनैप करके होस्टेज रख लिया जाता है, और मांगा क्या गया उससे, जस्ट इमेजिन क्या मांगा गया होगा। Yes, you guessed it right, that was right to vote। कि आफ्टर दिस, क्योंकि राजा का भाई अब तो हालत खराब हो गई थी, बोलना नहीं चाहिए लेकिन फट के 64 हो गई थी। What was happening after this, all the men of the 21 years, ठीक है, 21 साल के ऊपर जितने भी मैन हैं, regardless of their wealth, they got the right to vote। ठीक है, उन्होंने वोट करने का राइट मांगा, लेकिन एक चीज याद रखना, all men हैं, not women। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि कुछ नेगेटिव बताइए, what happened negative during the French Revolution, तो यही आपको लिखना है कि वुमेन को उतना ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। देन द न्यू असेंबली, नया असेंबली फिर से बैठा, और उस असेंबली का नाम पड़ा द कन्वेंशन। तो ये जो है कन्वेंशन वाली पॉइंट, ये भी आपको लिए इम्पोर्टेंट है। फिर 21 सितंबर 1792 फ्रांस को जो है रिपब्लिक घोषित कर दिया जाता है। लुई 16 को जो है ट्रीजन का मतलब होता है देशद्रोह, लिख दे रहा हूं मैं, इसके लिए ही वॉज सेंटेंस टू डेथ, और 21 जनवरी 1793 को उसको पब्लिकली एक्सक्यूट कर दिया जाता है इन द प्लेस जिसका नाम है प्लेस दे ला कॉनकॉर्ड। ठीक है, ये याद रखना, फ्रेंच नाम है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। यहाँ पर आपको एक इमेज दिख रहा होगा, मैं जूम करके दिखा देता हूँ। दिस इज लुइस 16। ठीक है, हाउएवर इसका मुंडी है लेकिन कोई बात नहीं। और ये है, देखिए लुइस 16 जो है वो RIP हो चुका है, पीछे यमराज जी खड़े हैं, समझ जाओ। ठीक है, तो दिस वाज ड्यूरिंग। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है कि कब अटैक किया था पैलेस ऑफ ट्यूलरीज को, तो इट वाज 10 अगस्त 1792, और उसके ठीक एक साल के बाद लुइस 16 को भी ही वाज सेंटेंस्ड टू डेथ। अब व्हाट वाज हैपनिंग, क्योंकि अब राजा का पोजीशन जो है वो खाली था, सो अब एक न्यू रेन REIGN स्टार्ट होता है, एक नया एरा स्टार्ट होता है जिसका नाम हुआ द रेन ऑफ द टेरर। हाउएवर ये सिर्फ एक साल के लिए था, बिटवीन 1793 टू 1794। अब जो भी था, देयर वॉज प्रोज, देयर वर सम कॉन्स। ठीक है, अब वो क्या था जानते हैं। तो द रेन ऑफ द टेरर है ना, वो हुआ था रॉबेस्पियर के कारण, आपको पता होगा, जिसने जैकोबिन क्लब को ही स्टार्ट किया था। ठीक है, ये रहा ऊपर में जो आदमी है, पीछे लाइट चमक रहा है ये। ठीक है, ही इज रॉबेस्पियर। अब क्या इशू था रेन ऑफ टेरर में, क्या इशू था इसके कंट्रोलिंग में, तो ये दिक्कत था ना, ही वॉज स्टार्टेड डूइंग सीवियर कंट्रोल ओवर एवरीथिंग। सीवियर कंट्रोल इन द सेंस की सेंसरशिप, no one was allowed to say anything against him। इसके खुद के आदमी इसके अगेंस्ट कुछ बोल देते थे तो वो उसको पनिश कर देता था, और मोस्ट ऑफ द टाइम उसका पनिशमेंट डेथ ही हुआ करता था। ठीक है, उसके पनिशमेंट भी बहुत ज़्यादा सीवियर हुआ करते थे। मीट और ब्रेड जो है उस टाइम पे ये राशन किया करते थे। ठीक है, दिस वाज समथिंग जो कि कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव पॉइंट है कि गरीबों को भी कहीं ना कहीं उनका हक मिले। अब रेन ऑफ टेरर में मेजर पॉइंट्स क्या है वो मैंने लिखे हैं, दैट द पीसेंट वर फोर्स्ड टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन टू द सिटीज। अब जो गरीब है, ठीक है, मान के चलो ये एरिया है, यहाँ पर जो है गांव है, यहाँ पर जो है इतना बड़ा शहर, तो इनको फोर्स किया जाता था क्या कि ये गांव के जितने भी सीरियल्स हैं, जो भी उनके जो यील्ड है, उनका ग्रेन है, उनको क्या किया जाए, सेल किया जाए टू द सिटीज। लेकिन इशू ये था कि प्राइस जो है ना वो हमेशा गवर्नमेंट फिक्स किया करती थी, जो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम लो ही हुआ करता था। एक्सपेंसिव फूड वर फॉरबिडन। ठीक है, एक वाइट फ्लावर करके आप लोगों को पढ़ा होगा उस टाइम पे, बुक में है ये वाइट फ्लावर करके। तो अब वहां पर क्या कर दिया गया, देखो जिसके पास जितना पैसा है उसको उतना खाना चाहिए,
है कि नहीं। जो गरीब है वो लेस एक्सपेंसिव खाना खाएगा, जिसके पास एबिलिटी है खरीदने का, ही इज एबल टू काइंड ऑफ परचेज एन एक्सपेंसिव थिंग, वो खाएगा वैसी चीजें। सेम चीज लेकिन रॉबिस्फेयर ने बोला कि नहीं भाई, एवरीवन शुड बी इक्वल, तो खाना भी इक्वली खाइए आप लोग। ऑल सिटीजन वर आस्क्ड टू ईट द प्लेन डिग्लाइट, ठीक है, इसका मतलब होता है द इक्वालिटी फूड, सबको सेम ही खाना खाना है। अच्छी बात ये हुई कि रॉबिस्फेयर जो है ना, ही वॉज वेरी जनरस। इक्वालिटी जो है, भाषा कहीं ना कहीं इक्वालिटी की बातें जो है फैलने लगी इसके रेन के दौरान। अब दिस केम टू बी कि इक्वालिटी क्या स्पीच में होनी चाहिए, तो स्पीच एक साइड तो ये इक्वालिटी दे रहा था, लेकिन एक साइड ये सीवियर तरीके से कंट्रोल भी तो कर रहा था, कहीं ना कहीं सेंसरशिप भी तो ला रहा था। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि कहीं ना कहीं एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। और जितने भी चर्च थे, चर्च यानी कि कौन से चर्च, तो ऑर्थोडॉक्स चर्च, पुराने टाइम में जितने भी रिलीजियस चीज़ थे वो हमेशा ऑर्थोडॉक्स ही हुआ करते थे, ठीक है। तो ऑर्थोडॉक्स चर्च जो है उसको कन्वर्ट कर दिया गया था ऑफिसेज में और बैरक्स में। मैं लिख दे रहा हूँ, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ऑफिसेज एंड द बैरक्स दोनों में चेंज कर दिया गया था। बट व्हाट हैपेंड, क्योंकि इसका पनिशमेंट इतने हार्श हुआ करते थे, तो इसके लोग ही इसके अगेंस्ट हो गए एंड ही वाज कन्विक्टेड इन द कोर्ट इन जुलाई 1794 और उसको वहीं पे उसी दिन पब्लिकली गिलोटीन कर दिया जाता है। अब ये गिलोटीन क्या है, इफ यू डोंट रिमेंबर मैं बता देता हूँ। ये इस तरीके का एक मशीन होता है, ऐसा यहाँ पे जो है ब्लेड रहता है, ऐसे रस्सी बांधा रहता है, यहाँ पे मुंडी रहता है किसी का, तो ये नीचे आता है तो गला कट जाता है। और आपको एक छोटा सा, डरावना तो नहीं, बट ये जो चेहरा मैंने लगाया इधर, ठीक है, दिस इज द रियल रॉबिस्फेयर का चेहरा 3D डिजाइनिंग से बनाने की कोशिश की गई है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि इस तरीके से उस टाइम पे ये आदमी दिखता होगा। सो लेट्स बैक टू द नेक्स्ट टॉपिक कि नाउ व्हाट हैपेंड। पहले लुइस 16 था, ठीक है, उसके जगह पे कौन आया भाई, नेशनल असेंबली बना, एबी सेइस और मिराबू जो है उसको लीड कर रहे थे। फिर वहां पर उस सब की डेथ हो गई, मैरी एंटोनी की डेथ हो गई, लुइस 16 की डेथ हो गई, रॉबिस्फेयर वहां पे राजा बना, दैट टर्म वाज नोन एज द रेन ऑफ द टेरर, वो भी उसकी भी डेथ हो गई। सो नाउ व्हाट, अब क्योंकि रॉबिस्फेयर वाज लीडिंग द जैकोबिन क्लब, तो जैकोबिन क्लब फेल्ड। The fall of the Jacobin club allowed the wealthier class to seize the power. अब यही तो हुआ, जो गरीब लोग थे किसमें, जैकोबिन क्लब में, वो कहीं ना कहीं कमजोर हो गए, क्योंकि राजा नहीं है तो ऑब्वियसली बात है, गाइडेंस है नहीं। सो वेल्थियर मिडिल क्लास जो है उन्होंने क्या किया, पावर को सीज करना चालू कर दिया, ठीक है, कि आई लीड दिस, आई लीड दैट, ऐसा करके। तो द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ द डायरेक्टरी ना पेड द वे फॉर द राइज ऑफ द मिलिट्री डिक्टेटर, क्योंकि वहां पर पॉलिटिकली इंस्टेबल हो गया था वो, वहां पर राजा है नहीं, वेकेंट स्पेस है, कैसे भी एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है, सोसाइटी अभी भी उतनी अच्छी नहीं है। सो वहां पर अब आया कौन, एक मिलिट्री डिक्टेटर, इन सबका चेहरा सबको पता होगा, हिज नन अनदर देन नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। तो इसी के बारे में हम लोग आगे, नेपोलियन, तो इसी के बारे में हम लोग अपना लेक्चर आगे कंडक्ट करेंगे। अब इसके बारे में क्या है वो जानने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि क्या वुमेन जो है, क्योंकि मैं अभी से जब से लेक्चर स्टार्ट हुआ बहुत बार बोल चुका हूँ कि क्या सच में वुमेन के पास उनको इन्फीरियर फील कराया जाता था, कि डू दे हैव एनी पार्टिसिपेशन इन दिस रिवॉल्यूशन। सो हाँ भाई, वुमेन का भी बहुत बड़ा पार्ट है इस रिवॉल्यूशन में। क्या पार्ट है हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहला कि जितने भी इवेंट हुए हैं ना, स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टाइल से लेकर के स्टॉर्मिंग ऑफ एनीवेयर इन एनी पैलेस, जो जिन्होंने राजा को होस्ट किया था, मतलब होस्टेज रखा था, किडनैप किया था, वहां पर वुमेन डिड एक्टिव पार्टिसिपेशन कंटिन्यूअसली, ठीक है। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ कि ऐसा टाइम था जहाँ पर सोसाइटी और पॉलिटिकल जो भी सिनेरियो चल रहे थे वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल थे, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो वुमेन की कंडीशन कैसी थी, तो वुमेन वर कंसिडर्ड सोशली इंफीरियर, ठीक है। देयर वाज नो एक्सेस टू एजुकेशन एक्सेप्ट फॉर द वुमेन फ्रॉम द फर्स्ट एंड द सेकंड स्टेट, यानी कि जो क्लर्जी थे, जो नोबेलिटी थे, वही घर की महिला जो है उनको अलाउ किया गया था एजुकेशन लेने के लिए। जैसे कि वो क्या किया करते थे, तो स्मॉल जॉब्स सच एज सेलिंग फ्रूट्स, फ्लावर एक्सेट्रा वर असिस्टेड टू वुमेन टू फॉर्म द थर्ड स्टेट। ये थर्ड स्टेट में ही मैक्सिमम रहा करती थी, जो
लोअर क्लास या लोअर घर की लोग होती थी वो। और एक कंडीशन है फ्रेंच रिवॉल्यूशन का ना, व्हाट हैपेंड, तो मैक्सिमम उतना चीज तो नहीं, बट वुमेन वर स्टिल कंसिडर्ड एज पैसिव सिटीजन एंड वर नॉट ग्रांटेड पॉलिटिकल राइट्स एंड राइट टू वोट एंड वाज गिवन आफ्टर 1946। समझ लो कितने साल का गैप। तो ऐसा भी माना जाता है ना कि 200 साल के ऊपर लग गया वुमेन को सिर्फ राइट टू वोट लेने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है आप लिख सकते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन आती है कि व्हाट वाज द सिनेरियो ऑफ वुमेन ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो देयर आर सर्टेन थिंग्स जो आप इसको पढ़ के आराम से क्लियर कर लोगे। फिर लॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द रिवॉल्यूशन गवर्नमेंट फॉर द वुमेन। अब क्योंकि नई रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट आई, नेपोलियन बोनापार्ट आया, तो देयर माइट बी सम चेंजेस। तो क्या चेंजेस आए देखते हैं हम लोग। तो पहला पॉइंट आता है हमारे चेंजेस में दैट एजुकेशन वाज मेड कंपलसरी फॉर द गर्ल्स। ये चलिए ठीक है, एजुकेशन वाज मेड कंपलसरी फॉर द गर्ल्स। अब सारी लड़कियां, मतलब कोई भी स्टेट से हो, दे डोंट केयर, सबको एजुकेशन मिलना चाहिए एंड इट वाज कंपलसरी एंड इट वाज अ वेरी गुड मतलब स्टेप। अब फादर कांट फोर्स वुमेन या कांट फोर्स देयर गर्ल फॉर मैरिज। पुराने टाइम में क्या होता था कि भाई फादर का डिसीजन है, चलो कोई बात नहीं, शादी हो जाती थी और दिस लेड टू कहीं ना कहीं चाइल्ड मैरिज, है कि नहीं। तो इसी कारण से फादर जो है उनको जो है एक तरीके से प्रोहिबिट कर दिया गया कि अब वो अपनी बच्चियों को जबरदस्ती फोर्सफुली शादी नहीं करा सकते। डाइवोर्स वॉज मेड लीगल फॉर बोथ। डाइवोर्स जो है दोनों के लिए लीगल कर दिया गया। मेन के लिए तो पहले से था ही, लेकिन अब वुमेन के लिए भी लीगल कर दिया गया। पहले वो लीगल नहीं था, अगर मैन ने डाइवोर्स दे दिया तो डाइवोर्स मान लिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं था। अब वुमेन क्योंकि थर्ड स्टेट में बहुत छोटे छोटे काम किया करती थी, अब क्योंकि उनको लिबर्टी मिल रही है तो दे वर एबल टू डू द वर्क्स। वो कहीं भी जॉब करे, कहीं भी कुछ भी करे, तो उनको उतना परेशानी नहीं होता था। देयरफॉर अब वो बड़े जॉब करेंगे ना, तो दे नीड ट्रेनिंग। द ट्रेनिंग फॉर द जॉब्स, आर्टिस्ट, रन स्मॉल बिजनेसेस वर कहीं ना कहीं मीन्स गिवन टू देम। चलिए भाई अब आप ट्रेनिंग करिए, नाउ यू आर एबल टू मूव फ्री। सो इट वॉज टाइप ऑफ एक राहत की सांस बोलते हैं ना, वो टाइप हुआ था। कहाँ पर? फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम, जब रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट ने अच्छे अच्छे लॉज वुमेन के लिए लाए। अब व्हाट हैपेंड, अब धीरे धीरे सोसाइटी में चेंजेस आ रही है। पुराने टाइम पे ना एक सेकंड रुकना, हाँ, पुराने टाइम में ना व्हाट वाज हैपनिंग, स्लेवरी बहुत ज्यादा पीक पे था, ठीक है, खास करके 3 जगहों पे। कौन कौन से जगह थे भाई? दैट वाज अमेरिका, यूरोप और वेस्ट अफ्रीका। और इसी को ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड भी बोला जाता है, इसलिए मैंने ये फिगर लाकर रखा है, ठीक है। तो एक ही चीज जो कि अच्छी हुई थी कब? जैकोबिन क्लब के टाइम पे, दैट वाज द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। और ये ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड ना, ये आपके क्लास 10th में भी है। सो आई वुड रिकमेंड कि आप एक बार देख लो, ताकि आपके 10th में भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाए, ठीक है। और फाइनली जो फ्रेंच कॉलोनीज है, फाइनली अबॉलिश द फ्रेंच कॉलोनीज इन 1848। फाइनली क्या अबॉलिश हुआ? फाइनली स्लेवरी was abolished in the French colonies in 1848 completely। तो चैप्टर 1 का जो ये फिगर है, तुम्हारा मैप है, ये VVI हो जाता है, ये आता ही रहता है एग्जाम में। आपका फर्स्ट टर्म चल रहा होगा, मिड सेमेस्टर चल रहा होगा, ये आता ही है, ठीक है। नैंथेस, मर्सिलिस और बॉर्डिक्स, ये 2-3 जगह है जहाँ पर आप मैप एक बार देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना, स्टडी वेल कर लेना, अच्छे से समझ लेना। और इसी के साथ हम लोग आते हैं अपने इस चैप्टर के लास्ट कुछ टॉपिक्स पे, जो कि है रिवॉल्यूशन इन एवरीडे लाइफ। कि क्या रिवॉल्यूशन हम लोग करते हैं, क्या रिवॉल्यूशन हुआ फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे, जो कि एवरीडे लाइफ से उसको इंटरकनेक्ट कहीं ना कहीं किया जा सकता है। सो पहला, द आइडिया ऑफ द लिबर्टी एंड इक्वालिटी, ठीक है। अगर आप हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल पढ़ोगे ना, वहाँ पर भी लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी देखने को मिल जाता है। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही इंस्पायर्ड है। मैं बोल रहा हूँ इंस्पायर्ड, नॉट कॉपीड, ठीक है। तो इट वॉज इंस्पायर्ड, सॉरी इट इज इंस्पायर्ड। फिर आते हैं हम लोग अबॉलिशन ऑफ द सेंसरशिप। 1789 के बाद में यार सेंसरशिप में एबॉलिशन हो गया। और ये सेंसरशिप में जैसे ही एबॉलिशन हुआ ना, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन को बूस्ट करने में, क्योंकि अब सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं देखा जाएगा राजा का नेगेटिव एस्पेक्ट जो है, ठीक है। पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव एस्पेक्ट जो है वो भी तो देखा जाना चाहिए ना, है कि नहीं। तो सेंसरशिप को बैन कर दिया गया, खत्म कर दिया गया।
फिर what happened in 1804 नेपोलियन crowned himself as emperor of the France। ये डेट इंपॉर्टेंट है। नेपोलियन ने 1804 में अपने आप को क्या मान लिया भाई, he declared himself as the emperor of France। और नेपोलियन ना खुद को मानता था एज अ मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप, ठीक है, कि भाई हम जो है यूरोप को मॉडर्न करेंगे। इसीलिए उसने बहुत सारे लॉज आए टू प्रोटेक्ट द प्राइवेट प्रॉपर्टी, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर। पुराने टाइम पे 10 जगह पे अगर मान के चलो 3 जगह पे जा रहे हो ना, तो 3 जगह पे डिफरेंट वेइंग और वेइंग मेजर हुआ करते थे। हो सकता है यहाँ पर आप स्पैन से काउंट करो, तो मेरा स्पैन आप लोगों के स्पैन से, हैंड स्पैन से ज्यादा हुआ है ना, बित्ता जिसको बोलते हैं, रुको बताता हूँ, 3 4, तो ये जो एरिया होता है ये हैंड स्पैन, तो मेरा हाथ ऑब्वियसली आप लोगों के हाथ से बड़ा है। तो ये सारी चीजें पुराने टाइम में हुआ करती थी। जो वेइंग मशीन्स है, वेइंग स्केल्स हैं, कॉइन्स हैं, ये आपको क्लास 10 में अच्छे से नेपोलियनिक कोड में पढ़ने को मिलेगा कि नेपोलियन ने कॉइन भी क्या कर दिए थे, सिंगल कर दिए थे, क्योंकि 12-13 तरीके की कॉइन चला करती थी। बट व्हाट हैपेंड, नेपोलियन जो है हार जाता है इन द बैटल ऑफ वाटरलू, ठीक है, जो कि लड़ा गया था नियर अबाउट 1815 के आसपास, ठीक है। और आपका अगर होमवर्क अगर मैं बताऊं ना, तो ये बताओ कि वाटरलू में किसके साथ लड़ाई हुई थी नेपोलियन की, ये आपका होमवर्क है। आई वांटेड कि आप इसको कमेंट करो, आई विल फील वेरी गुड। फिर द आइडियाज ऑफ लिबर्टी इन एंड डेमोक्रेटिक राइट्स, ये डेमोक्रेटिक राइट्स यहाँ पर डिफरेंट है, क्योंकि लिबर्टी के बारे में हम लोगों ने यहीं पे पढ़ लिया इधर। तो ये डेमोक्रेटिक राइट्स है ना, ये इंपॉर्टेंट है, जो कि कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स को भी प्रमोट करेगा आगे जा करके, ठीक है। फिर रिवॉल्यूशन के टाइम पे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे फ्यूडल सिस्टम खत्म हो गया था। तो बहुत सारे बच्चे इनको फ्यूडल सिस्टम समझने में दिक्कत होता है। फ्यूडल सिस्टम का मतलब है जमींदारी सिस्टम, जमींदारी सिस्टम, जहां पर लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे पुराने टाइम पे, लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे, वो टैक्सेस लिया करते थे, वो प्लांटेशन वर्कर्स, हम लोगों ने इंडिया के इंडिया के जब फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ोगे तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो दिस वाज समथिंग जो कि हम लोगों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे पढ़ लिया है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा है, इट इज़ कम्प्लीटली कवर्ड, ठीक है। सो आई वुड लाइक कि अगर पॉसिबल हो सके तो जाते जाते अपने दोस्तों को ये शेयर जरूर कर देना, अकेले फ़ायदा मत उठाना, ठीक है, लाइक कर देना और कहीं ना कहीं सब्सक्राइब भी कर देना। See you in the next video. तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम एंड बेस्ट ऑफ लक।